गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अविनाश। बस बेटा 1 मिनट दो। कैसे हो सर? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। सर एकदम बढ़िया। भाई बताओ, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? यस सर। चलो ठीक है। बेटा ये माइक बंद कर लो अपना, जिसका भी ग्रुप है। अविनाश गुड इवनिंग, कशिश गुड इवनिंग, बेटा दीपिका गुड इवनिंग। दीपिका सेम टू बेटा, एंड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। सर सेम टू यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू अनिष्का। तो यार मैंने कल अपना एक चैप्टर फिनिश कर लिया था, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिल। हम लोगों ने उसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो भी हम लोगों ने कर लिए थे, ठीक है। तो आज हम आपके साथ क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई दिक्कत आई? नो सर। नो सर। ठीक है, तो थोड़ा सा काम दे रहा है, सुन लो। आप लोग क्या करोगे, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है। 2 से 3 दिन में आप उसे प्रिपेयर करो, और जब आपका प्रिपेयर हो जाए तो मुझे बता देना। तो हम आपसे क्या करेंगे, एक ओरल क्लास रख लेंगे, जिसमें ओरली आपसे पूछ लेंगे उस चैप्टर के बारे में, रिएक्शंस पूछ लेंगे, ठीक है। सो दैट मुझे एक आइडिया हो जाएगा कि कितना चैप्टर अच्छे से समझ में आया। और अगर कहीं पे किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम उस चैप्टर को एक बार फिर से करा देंगे, ठीक है बेटा। यस सर। स्टार्ट करें बेटा चैप्टर। यस सर। ठीक है, बस मुझे 1 मिनट देना। ठीक है, तो आज का यार अपना चैप्टर रहने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, तो यार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैम ने आपको थोड़ा सा करा भी दिया था, और जितना कराया था वो हमें नहीं पता कितना कराया था, कहाँ तक छोड़ा था, बट हम लोग चैप्टर को फिर से स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे जहां तक पढ़ा है तो ये पता है हमें कि चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था, राइट। बताओ भाई। यस सर। चैप्टर स्टार्ट ही हुआ था, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे फिर से कर लेंगे, सो दैट तुम्हें पूरा रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो आज हम लोगों का चैप्टर कौन सा रहने वाला है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बेसिकली हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग इनका एक जनरल क्लासिफिकेशन ले लेंगे, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन उठा लो, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ पढ़ लेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड पढ़ लेंगे। नहीं बेटा, आज घर पे नहीं, आज हम पोलैंड शहर आए हुए हैं, यहाँ से ले रहे हैं क्लास, बाहर है मतलब। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, और अपना चैप्टर रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आप चैप्टर का नाम जल्दी से डाल दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, करें क्या बेटा? यस सर। यस सर। तो भाई बहुत ध्यान से सुनो, कॉपी पेन रख दो साइड में, पहले थोड़ी देर मेरी बात सुन लो, चैप्टर को एक बार समझ लो कि हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पूरी डिटेलिंग इसकी एक बार कर लेते हैं, देन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे यार। एक से रुकना, यस पॉइंट कहाँ है, एक से रुकना बेटा।
13 अगस्त को आकाश, क्यों ऐसा क्या आकाश? 31 अगस्त क्या है? 31 अच्छा अच्छा, गणित उत्सव के लिए है। चलो यार देखते हैं। चलो फिलहाल तो चैप्टर का नाम रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। को आप यहाँ पे जल्दी से डालो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो मेरी आदत है कि हम आप लोगों को चीजें पहले से ही बता रखते हैं। तुम्हें पता होगा कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, बताओ। अगर हम आपसे पूछें कि कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्या मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स? सर कंपाउंड होता है जो किसी एलिमेंट की वैलेंसी तक ही होता है, और कॉम्प्लेक्स जब उसकी वैलेंसी से बाहर चली जाता है। बिल्कुल सही है ना, यही हमने बोला था कि देखो हमने चैप्टर तुम्हें पढ़ा रहा है बट इसके अंदर की चीजें हम तुम लोगों को पहले ही बता चुके हैं। ठीक है भाई, देखो जैसे अगर हम बात करें यार अमोनिया की, ठीक है अमोनिया की, तो तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 ही होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। हम क्या लिखेंगे इसे? 2,5। तो भैया आउटर शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा? 8 - 5 दैट इज 3। तो इसकी वैलेंसी कितनी है? 3। यानी कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 3। और नाइट्रोजन बना भी कितने रहा है? 3 ही बॉन्ड बना रहा है। तो जब तक कोई भी एलिमेंट जितनी उसकी वैलेंसी है अगर उतने ही बॉन्ड बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। बट आप अगर इसे एक प्रोटॉन दे दो, अगर आप क्या करो इसे एक प्रोटॉन दे दो, तो ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर से उसके ऊपर अटैक करके NH4 पॉजिटिव बना लेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन क्या कर रहा है? अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स हो गया। क्या तुम लोगों को इतनी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में यही डिफरेंस है। यही बात आती है किसमें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, क्योंकि देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है किससे बनते हैं? डबल सॉल्ट से ना बनके कॉम्प्लेक्स सॉल्ट से बनते हैं। ठीक है, तो पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा बेटा सॉल्ट होता क्या है। देखो जब भी कभी आप क्या करोगे, किसी एसिड की रिएक्शन अगर आप बेस से करा दोगे, ठीक है, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं बेटा? सॉल्ट देते हैं। सॉल्ट। जैसे कि अगर हम आपसे बोल दें कि आप BH3 की रिएक्शन आप NH3 से करा दो, NH3 से, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बोरॉन के पास क्या है? बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। कैसे भाई? देखो बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5। क्या लिखेंगे हम इसे? 1s2 2s2 एंड 2p1। भाई 1s2 2s2 एंड 2p1। तो किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतनी बॉन्ड बना सकता है, ये हमने पढ़ रखा है। बट क्योंकि यहाँ पे बोरॉन जो है उसका आउटर मोस्ट शेल कितना है देखना जरा, ये आउटर मोस्ट शेल है, बट इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यार एक ही है। तो क्या बोरॉन BH3 में एक ही बॉन्ड बना रहा है क्या? 3 बना रहा है। तो इसका मतलब बेटा ये ग्राउंड स्टेट रही होगी और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके जब यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में BH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अब ये क्या हो गया? ये तुम्हारे पास एक्साइटेड स्टेट आ गई। यहाँ तक बताओ समझ में आया? यस सर। यस सर। तो पहला क्वेश्चन तो तुम्हारा यहीं से बन गया कि भैया BH3 मॉलिक्यूल कौन सी स्टेट में बनता है? तो आंसर इज ग्राउंड स्टेट ना होकर क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट। मतलब BH3 मॉलिक्यूल तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट में फॉर्म होता है। अब मुझे बताओ जब BH3 मॉलिक्यूल बन गया उसके बाद भी बेटा बोरॉन के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है कि नहीं? बताओ। यस यस सर। सर। यही हम इसीलिए हम बोल रहे थे कि बोरॉन के पास बेटा एक वैकेंट p ऑर्बिटल होता है। अब समझ में आया कैसे होता है वैकेंट p ऑर्बिटल? यस सर। और जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे अटैक करेंगे? या तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जहां पे वैकेंट p और d ऑर्बिटल है वहां पे अटैक करेंगे। तो लोन पेयर क्या करेगा? इसके वैकेंट p और d ऑर्बिटल में क्या करेगा? अटैक करेगा। और जब ये इसके वैकेंट p और d ऑर्बिटल में अटैक करेगा तो होगा क्या बेटा? तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंपाउंड बनेगा कि जो तुम्हारा NH3 है वो क्या करेगा? अपने लोन पेयर दे देगा किसे? BH3 को। यार अब जो ये कंपाउंड बना ये सॉल्ट नहीं बना, ये क्या बना? एडक्ट सॉल्ट बना। क्या बना? एडक्ट सॉल्ट बना। ठीक है, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एडक्ट सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, सॉल्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। सॉल्ट कैसे होते हैं? दो टाइप के होते हैं। तो मैं लिख दूं एडक्ट सॉल्ट कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप। तो अब हेडिंग यहाँ पे पड़ जाएगी एडक्ट सॉल्ट। एडक्ट सॉल्ट। फिर से सुनो, एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं? सॉल्ट देते हैं। तो हमने क्या करा? ये NH3 क्या है? बेस है, क्योंकि जो लोन पेयर डोनर होते हैं वो क्या होते हैं? बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं क्या होते हैं? एसिड। तो ये हो गया तुम्हारे पास बेस, ये हो गया तुम्हारे पास एसिड। तो एसिड और बेस ने रिएक्शन करी तो क्या बना बेटा? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना, एक एडक्ट सॉल्ट बना। अब ये एडक्ट सॉल्ट है क्या? तो बेटा देखो एडक्ट सॉल्ट आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, एडक्ट सॉल्ट कितने टाइप का होता है? दो टाइप का।
एक होता है तुम्हारे पास डबल सॉल्ट और एक होता है तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट सॉल्ट या फिर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिख लो। एक होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, डबल सॉल्ट क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है। डबल सॉल्ट्स आर दोज which loses their properties with aqueous solution। मतलब डबल सॉल्ट बेटा वो होते हैं जो aqueous solution में आते ही अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होते हैं जो aqueous solution में आकर भी अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले तुम यहाँ पे लिख देते हैं, इतना नोट करो बेटा साथ में सब लोग जल्दी जल्दी। सर रिपीट तो करा दो एक बार। तो एक बार में क्यों नहीं देखते बेटा तुम? सर ए ऊपर वाला एसिड बेस के नीचे जो करा है ए बता दो। ठीक है मैं बताते हैं, टाइम तुम बर्बाद करा। तो एक बार बेटा ऐसी जगह पे बैठा करो ना जहाँ पे नेटवर्क वगैरह आ जाए। और वैसे तुम तो वैसे भी घूमते रहते हो बाहर रास्ते में। नो सर बारिश लगी है सर, तब सुनाई नहीं दे रहा था सर। चलो ठीक है बताते हैं, ठीक है। दोज विच लूजेस देयर प्रॉपर्टीज विद aqueous solution, ठीक है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं, दोज which do not loses their property with aqueous solution, ठीक है। तो भैया डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में बस इतना ही फर्क है। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में आते ही क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं। वेयर एज तुम्हारे पास जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में आके अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते। अब इनका मतलब क्या है, इनका मतलब ये है, इधर देखो, इनका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं लिख दूं बेटा K2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल था Al2SO4 K2SO4 Al2SO4 का होल राइस डॉट 24H2O, ठीक है। ये क्या है, ये फिटकरी का फॉर्मूला। ये क्या है बेटा, ये फिटकरी है। फिटकरी जानते हो तुम लोग क्या होता है? यस सर। ये फिटकरी का फॉर्मूला है, ठीक है। और इधर हम लिख रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल K4 FeCN6 तो तुमसे क्या बोलना है कि अगर तुमने इसे तोड़ा, अगर तुमने इस वाले मॉलिक्यूल को तोड़ा तो इसमें सारे आयंस अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग टेस्ट शो करेंगे। मतलब सारे आयंस की अलग अलग प्रॉपर्टी आ जाएंगी। यहाँ पे क्या क्या है, 2K पॉजिटिव तुम्हारा अलग चला जाएगा, ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास SO4 नेगेटिव जो है, SO4 2 नेगेटिव वो अलग आ जाएगा। Al3 पॉजिटिव तुम्हारे पास अलग चला जाएगा। मतलब जितने भी इसके आयंस है सब टूट जाएंगे, सब बिखर जाएंगे, सब अलग अलग होकर अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। बट ठीक है, जो तुम्हारा ये वाला मॉलिक्यूल है, अगर तुम इसे ब्रेक करोगे, तुम चाहोगे K अलग हो जाए, Fe अलग हो जाए, CN अलग हो जाए, तो इसमें K तो तुम्हारा अलग हो जाएगा। यहाँ पे 4K पॉजिटिव तो तुम्हारा अलग हो जाएगा। बट ये वाला जो स्फीयर है ये ब्रेक नहीं होता, यानी कि जो तुम्हारा FeCN6 है, FeCN6 ये पूरा ऐसे का ऐसे ही रहेगा 4 नेगेटिव की फॉर्म में। ये वाला मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता। यहाँ पे Fe और CN अलग अलग नहीं टूटते, क्योंकि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सॉल्ट बोलते हैं। तो डबल सॉल्ट आर दोज जो अपनी प्रॉपर्टीज को एक्वस सॉल्यूशन में लूज कर देते हैं, उनके सारे आयंस जो है बिखर जाते हैं। जबकि जो तुम्हारे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है वो होते हैं जो कभी भी एक्वस सॉल्यूशन के साथ आके अपनी प्रॉपर्टीज को लूज नहीं करते। प्रॉपर्टी का मतलब जैसे उनका कलर, मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये अगर टूटेंगे तो सिर्फ यहां से टूटेंगे कि जो ये तुम्हारा काउंटर आयन है ये अलग हो जाएगा, बाकी कोऑर्डिनेट स्फीयर वैसे का वैसा ही रहेगा। आई बात समझ में बेटा? यस सर। यस सर। सही से लिख देते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा ऐसे लिख लो, ठीक, स्क्वायर ब्रैकेट। जल्दी से इतना करो फटाफट, बहुत तेजी में। सर ये Al2SO4 के बाद क्या लिखा है? डॉट 24H2O। फिर ऊपर वाला करा दो सर, BH3 क्या कहे आपने? हाँ कराते हैं। देखो हमने ये बताया कि जब कभी भी एसिड और बेस, ये तुम लोग 9-10 से पढ़ते आ रहे हो कि एसिड बेस हमेशा रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। तो एसिड रिएक्शन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, सॉल्ट मिलेगा। अब बेसेस क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। एसिड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। फिटकरी आदित्य नहीं पता?
घर में कभी पापा को दाढ़ी वगैरह बनाते देखा, शेविंग करते देखा पापा को? तो शेविंग Yes, आफ्टर sir. शेविंग क्या करते हैं, फिटकरी ऐसे लगाते होंगे, एंटीसेप्टिक होती है, समझे? और Yes, कभी sir. जब चोट वोट लग जाती है तो दूध में डाल के फिटकरी पी भी जाती है। Yes, sir. तो उसी एलम, पोटाश एलम बोलते हैं इसे, समझे? Yes, sir. हाँ, अगर तो इसका नाम वो भी लिख लो, इसे लिखो पोटाश एलम। इसे पोटाश एलम के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश नाम है इसका भी, ठीक है? अंग्रेज हो तुम लोग, लिखो पोटाश एलम, ठीक है? पोटाश एलम या फिटकरी या फिर K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 H2O। हाँ, तो हम ये बता रहे थे कि एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करके क्या देते हैं, सॉल्ट देते हैं। अब ये कैसा सॉल्ट है, ये एडक्ट सॉल्ट है। एडक्ट सॉल्ट का मतलब ऐसा प्रोडक्ट है कि तुम इसकी स्टडी को पढ़ नहीं, मतलब इसकी स्टडी कर नहीं पा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा अजीब सा बन गया है ना। तो एडक्ट सॉल्ट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक तो तुम्हारा होता है डबल सॉल्ट, एक तो तुम्हारे पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। डबल सॉल्ट आर दोज जो क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर देते हैं, और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी को लूज नहीं करते। मैंने नहीं बताया, नहीं sir. ठीक है? क्या इतनी बात समझ आई? Yes, sir. जैसे अपने पास क्या था बेटा, K4 FeCl6 था, तो हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि जो तुम्हारे पास K4 FeCl6 है यार, ये मॉलिक्यूल यहाँ से टूट जाएगा तो यहाँ पे 4K पॉजिटिव तुम्हें मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, और तुम्हारे पास FeCN6 4 नेगेटिव मिल जाएगा। तुम सोचो ये Fe भी अलग हो जाए, Cn भी अलग हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है जिसे हम लोग कोऑर्डिनेट स्फीयर बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये ब्रेक ही नहीं होता, यही इसकी खासियत है, और इसी की वजह से तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आ जाता है, और हम अभी इसे पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, अब जैसे sir. तुम्हें डबल सॉल्ट को एक बार और समझा देते हैं, इसके एग्जांपल को एक बार फिर से समझाते हैं, ठीक है? इतना नोट कर लिया सबने? Yes, sir. अगर तुमने Yes, इतना नोट कर लिया तो तुम क्या करो, यहाँ पे एग्जांपल में फिर से यही लिखो, एग्जांपल में लिखो पोटाश एलम, ठीक है? इसके हम तुम्हें टेस्ट दिखाते हैं, पोटाश एलम, ALUM का एलम, ठीक है? इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है इसका? इसका होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल प्राइस डॉट 24 H2O, ठीक है? अब बात ये है कि अगर तुमने क्या करा, इसे एक बीकर में ले लिया, फॉर एग्जांपल तुमसे क्या कह रहे हैं कि तुमने एक बीकर बेटा लिया, ठीक है? एक आपने क्या करा, बीकर लिया, और इसके अंदर आपने वाला सॉल्यूशन भर दिया, मतलब कौन सा, पोटाश एलम। तो तुम्हें पता है इसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर बेटा K पॉजिटिव भी होगा, हाँ, इसके अंदर Al3 पॉजिटिव भी होगा, और इसके अंदर SO4 2 नेगेटिव भी होगा। तो इसका मतलब अगर तुम इनके अलग अलग टेस्ट करवाओगे तो ये अलग अलग टेस्ट शो करेंगे, मतलब जो तुम्हारा K पॉजिटिव हो, K पॉजिटिव के जितने टेस्ट हैं वो शो करेगा, Al3 पॉजिटिव क्या करेगा, Al3 पॉजिटिव वाला टेस्ट शो करेगा, ऐसे SO4 क्या करेगा, SO4 वाला टेस्ट शो करेगा। तुम्हें दिखाई देती है, देखो जैसे अगर हम तुमसे कहते हैं कि यहाँ पे K पॉजिटिव, तो भैया देखो सीधे पहले लिख लो K पॉजिटिव, लिख चाहे किसी की लिख लो, जैसे मान लो टेस्ट फॉर SO4 लिख लो, तो टेस्ट फॉर SO4 2 नेगेटिव। तो अगर SO4 2 नेगेटिव के लिए देखें तो तुम क्या करोगे, अगर तुम इसकी रिएक्शन करा देते हो, जैसे मान लो ये बीकर है, अब इसके अंदर क्या है, SO4 प्रेजेंट है, जैसे इसी के अंदर SO4 भी है, तो ये क्या करेगा, अगर तुमने इसकी रिएक्शन BaCl2 से करा दी, अगर तुमने इसकी रिएक्शन किससे करा दी, BaCl2 से, तो ये क्या करेगा, BaSO4 का तुम्हें व्हाइट पीपीटी देखने को मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट का तुम्हें एक व्हाइट पीपीटी देखने को मिल जाएगा। अब जब तुम्हें पता चल गया कि बेरियम सल्फेट मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सल्फेट आयन रहा होगा, तभी तो तुम्हें बेरियम सल्फेट मिला है। Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ऐसे ही अगर हम लिखते हैं टेस्ट फॉर एल्युमिनियम, टेस्ट फॉर Al3 पॉजिटिव, अगर एल्युमिनियम की टेस्ट की बात करें, मतलब बीकर है उसमें तो पता ही एल्युमिनियम भी प्रेजेंट है, ठीक है? तो अगर इसकी रिएक्शन फॉर एग्जांपल हम यहाँ से 1 से 2 ड्रॉप लें, 1 से 2 ड्रॉप, 1 से 2 ड्रॉप किसके लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल NaOH के लेते हैं, NaOH के लेते हैं, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि ALOH का होल थ्राइस बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे अगर एल्युमिनियम अपना कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे एल्युमिनियम प्रेजेंट है, ऑब्वियस सी बात है। ये भी तुम्हारा व्हाइट कलर का पीपीटी, ठीक? ऐसे ही अगर टेस्ट फॉर K पॉजिटिव देखो, टेस्ट फॉर K पॉजिटिव, ठीक है? तो अगर तुम इसकी रिएक्शन HClO4 से करा दो तो यहाँ पे KClO4 मिल जाएगा, ठीक है? मतलब समझ रहे हो, इसके अंदर अलग अलग आयन जो थे वो अलग अलग टेस्ट दे रहे हैं, सारे आयन ने अलग अलग प्रॉपर्टी दी।
SO4 ने क्या करा, BaCl2 के साथ रिएक्शन करके BaSO4 बना लिया। Al ने क्या करा, अगर तुम NaOH से रिएक्शन करा दो तो AlOH का होल थ्राइस बना रहा है, ऐसे KClO4 बन रहा है। मतलब समझ रहे हो, सारे आयन इंडिपेंडेंट हैं, वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है। बट तुम्हारा क्या था, K4 एफिशिएंसी, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? यस सर। Yes, sir. करो नोट जल्दी से। हो गया सर। ठीक है, साथ में नोट करते हो क्या तुम लोग? यस नो सर। सर, रुक जाओ सर। बेटा हो गया, जल्दी बताओ। यस सर। यस सर, हो गया। हो गया ना? अब देखो, अगर तुमने इतना नोट कर लिया है तो ये बात किसकी थी, ये थी डबल सॉल्ट की बात। डबल सॉल्ट वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही क्या करते हैं, अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। तो बेटा अगला एग्जांपल आप देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का, ठीक है। अब तुमसे क्या करें, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल दो। कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, ठीक है। अब जरा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल समझो बहुत कायदे से। जैसे मान लो अपने पास क्या है, अपने पास मान लो CuSO4 है, ठीक है। अपने पास मान लो या फिर लिख लो CuNH3 का होल 4 और SO4, ये मॉलिक्यूल। अब ये कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये क्या है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हम क्या चाह रहे हैं कि बीकर में हमारे पास ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। ये एक बीकर है, सुनते रहना, ये एक अपने पास क्या है, बीकर है, टेस्ट ट्यूब है, और टेस्ट ट्यूब के अंदर ये पूरा सोल्यूशन अपने अंदर भरा हुआ है। हम क्या चाह रहे हैं कि इसमें क्या क्या है बेटा, देखना कौन कौन से आयन है इसके अंदर। क्यों, इसके अंदर कौन कौन से आयन है, एक SO4 और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम चाह रहे हैं कॉपर अलग टेस्ट दे, NH3 अलग टेस्ट दे, SO4 अलग टेस्ट दे, जैसे उसमें दे रहा था। तो अगर तुमने इसे तोड़ा, तुम्हें पता है कि अगर तुम इसे ब्रेक करोगे तो ये वाला CuNH3 का होल 4 2 प्लस ये अलग चला जाएगा, और SO4 2 नेगेटिव ये अलग जाएगा। तो यहाँ पे टेस्ट कौन देगा, सिर्फ SO4 2 नेगेटिव ही तो देगा। क्या ये पूरा यहाँ पे क्या कॉपर Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है, बताओ क्या कॉपर टूट रहा है? नो सर। ठीक है। तो कहने का मतलब हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ पे टेस्ट कराओगे तो जैसे अगर तुम इसकी BaCl2 से रिएक्शन करा दो तो बताओ क्या ये BaCl2 से रिएक्शन करेगा? नो सर। नहीं। क्या करेगा? BaCl2 से रिएक्शन करके BaSO4 बना देगा, क्योंकि SO4 तो इंडिपेंडेंट है, SO4 तो तुम्हारा इंडिपेंडेंट है ही। तो ये क्या करेगा, BaSO4 का व्हाइट PPT बना देगा यार, कोई दिक्कत नहीं होगी इसे। बट अगर तुम चाहो कि तुम यहाँ पे टेस्ट करा दो Cu2+ के लिए, टेस्ट फॉर Cu2+, अगर तुम चाहो कि Cu2+ का टेस्ट दे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, नो रिएक्शन। नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे Cu जो है वो इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट ही नहीं है, वो पूरे एक स्फीयर में बंधा हुआ है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? यस सर। क्या कह रहे हैं उतनी देर से? यस सर। BaCl2 के साथ कैसे हुआ रिएक्शन? क्या कह रहे हो यार, आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कर बेटा? सर BaCl2 के साथ कैसे हुआ रिएक्शन? BaCl2 के साथ रिएक्शन ऐसी हुई कि यहाँ पे SO4 प्रेजेंट था इंडिपेंडेंटली, तो SO4 ने क्या करा, इसे Cl को रिप्लेस करके यहाँ पे BaSO4 बना लिया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे देखो, ये हमने क्या बोला था कि ये यहाँ से तो टूट जाएगा, लेकिन तुम सोचो अगर तुम इस वाली ये जो तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये और ये वाला जो ब्रैकेट है, इसके अंदर जो आयन है तुम उन्हें भी अलग अलग कर दो तो वो अलग नहीं होते। यही तो लिखा है, देखो ना यार कहाँ गया, देखो क्या लिखा हुआ है। इसलिए जब तुम तोड़ोगे तो ये यहाँ से तो टूट जाएगा, लेकिन तुम सोचो इस वाले स्फीयर को तुम ब्रेक कर दो तो तुम नहीं ब्रेक कर पाओगे। तो यहाँ पे SO4 तो अलग था बेटा, SO4 तो यहाँ से टूट ही जाएगा। SO4 अलग था तो SO4 वाला टेस्ट मिल गया, लेकिन तुम Cu2+ का कोई टेस्ट मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे Cu जो है Cu2+ की फॉर्म प्रेजेंट ही नहीं है। समझे, क्योंकि वो आयन अलग आयन की फॉर्म में तोड़ना है। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? यस सर। तो बस यही है बेटा, समझे? यस सर। अब जैसे मान लो हम आपसे बोलते हैं, तुम्हें समझ में आ गया कि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते क्या, और जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं बेटा उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटेड सॉल्ट बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे हम तुमसे कह रहे हैं कि मान लो अपने पास एक कंपाउंड है क्या, K4FeCN6, जो अभी हमने पीछे लिखा था, K4FeCN6। तो हम तुमसे क्या कह रहे हैं
कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो बहुत ध्यान से सुन लेना। देखो एक तो तुम्हारे पास क्या होता है बेटा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी होगा, देखो स्क्वायर ब्रैकेट इतना है कहाँ, देखो इसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। इसे सही से और बना दे, क्या सही से बना लेते हैं, इसे और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। और तुम लोग तो बता रहे हो चैप्टर तुम लोग पढ़ चुके हो थोड़ा बहुत, तो तुम लोग ये सब चीजें नहीं पढ़ी, पढ़ी है सर। पढ़ी है सारी। फिर ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं, इसे बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, काउंटर आयन। काउंटर आयन। और जो बचा हुआ पूरा ग्रुप है इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एफई, एफई क्या है बेटा, यहाँ पे सेंट्रल मेटल, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल सेंट्रल मेटल। एंड व्हाट इज सीएन, सीएन क्या है बेटा यहाँ पे, लिगेंड। लिगेंड। लिगेंड 6 क्या है यहाँ पे बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हम आपको सॉलिड स्टेट जो पढ़ाया था तभी समझा दिया था, है ना, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। जैसे मान लो एक लड़की है, उसका नाम क्या है बेटा, लड़की का नाम क्या था, रजिया सर। रजिया, है ना। देखो लड़कों बच्चों हम बता तो ना, हमारा पढ़ाया हुआ अगर बच्चे ना बता पाए फायदे क्या। देखो इस लड़की का नाम था रजिया, और रजिया बेटा कितने गुंडों में फंस गई, मान लो 1 2 3 4, 4 गुंडों में। Yes, sir. तो बेटा रजिया का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। मान लो बेटा दो गुंडे इधर भी खड़े, अब रजिया का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 ही रहेगा। कितने समझदार बच्चे हैं, क्योंकि नियरेस्ट नेबर को ही बेटा क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, रजिया कितने गुंडों में फंसी है, 4 में, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 2 गुंडे अगर दूर खड़े हैं तो उन्हें हम एज अ कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट नहीं करेंगे। नियरेस्ट नेबर जितने भी होंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। क्या इतनी बात तुम लोगों को पता थी, पहले से पता थी, तुम्हारे आंसर में यस सर। लड़की का नाम याद है, इसका मतलब तुम्हें एग्जाम्पल भी याद है। चलो नोट करो जल्दी से बेटा, हो गया सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। अगर तुम्हें क्वेश्चन दे दे छोटा सा तो क्या कर पाओगे, यस सर। ठीक है यस भैया, सर, ट्राई करेंगे सर। चलो तो ट्राई करो फिर इसी बात पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे जिंदगी में बेटा, जिंदगी में क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि तुम्हें दे रखा है CO और NH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 और Cl। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, SO4 कह रहा है। हम आपसे क्या कह रहे हैं कि इसमें आपको कुछ कुछ बातें बतानी, कैसी बातें बतानी, कुछ कुछ बातें। पहला आपको क्या बताना है इसके अंदर, कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा है इसके अंदर, ये बताओगे। सबसे पहले बताओगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, दूसरा आप क्या बताएंगे, और एक एक करके मत बोलना, पहले पूरा कर लेना क्वेश्चन, और पहली बात तो करने से पहले सुन लो पहले पूरा क्वेश्चन। काउंटर आयन क्या है ये बताओगे। तीसरा आप बताओगे सेंट्रल मेटल एटम कौन है भैया, यहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन जो है वो क्या है। ठीक है, बता दोगे, डरोगे तो नहीं। नो सर। सर तो उसके बाद एक और लिखो, इसके बाद लिगेंड्स कौन से हैं भैया वो आपको बताना है, कौन यहाँ पे लिगेंड है। ठीक है, उसके बाद 5वां लिखो कि भैया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है यहाँ पे। यार ये बता दोगे, ठीक है, इतनी चीजें अगर बता सकते हो तो बताओ। ठीक है, एक छठा और लिख लो, रिएक्शन विद BaCl2। तुम बताना BaCl2 रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, बस इतनी चीजें बात बतानी तुम्हें। या एक और लिख लो, एक और लिख लो, तुम्हें एक और बतानी है, होमोलैप्टिक या फिर हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। ये हम तुम्हें अगर नहीं बता पाए तो हम समझा देंगे, और क्योंकि तुमने ये चैप्टर पढ़ा है तो तुम्हें आता होना चाहिए। भैया इतनी सारी बातें बतानी है, अगर जिसे डर लग रहा है तो वो जा सकता है। ठीक है, और जो हिम्मती है वो सामने आए और इसका आंसर दें। और किसी ने अगर मैसेज किया तो उसका मैसेज पढ़ेंगे नहीं, बोल के बताओगे। ठीक है, मुंह से, वैसी बात मुंह से बोलोगे। भाई बताओ कॉम्प्लेक्स आयन इसमें क्या है, जल्दी बता दो। सर ये जो पूरा कंपाउंड है ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। वेरी नाइस। यस इसका सर। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है अपने पास, CO NH NH3 का होल 5 एंड Cl। Cl।
और इस पे चार्ज कितना होगा बेटा बताना? 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे, क्योंकि ये तो काउंटर आयन होता है। काउंटर आयन क्या बेटा इसके अंदर? SO4 2 नेगेटिव। बिल्कुल सही, SO4 2 नेगेटिव। अनिश, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है इसमें बताओगे? चेतन? TO यानी कि कोबाल्ट। ये कार्बोनिल नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड समझ लो। लिगेंड कौन है बेटा इसमें? NH3 लिगेंड है। NH3 NH3। हाँ, सेंट्रल मेटल आयन कौन सा था बेटा? कोबाल्ट था, ठीक है। और लिगेंड कौन है बेटा इसमें? लिगेंड बताना कौन था? NH3। गलत। लिगेंड यहाँ पे NH3 भी है और Cl भी है। बहुत सुनो मेरी ध्यान से बेटा बात। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मेटल को छोड़ के जो भी प्रेजेंट है वो लिगेंड ही है। फिर से रिपीट कर रहे, मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम को छोड़कर जितना भी कुछ है वो लिगेंड ही होता है। तो इसका मतलब NH3 भी लिगेंड है और क्लोरीन भी लिगेंड है। समझ में आई बात? यस सर। अब ध्यान रखना, ठीक है। यस सर। चलो, तुमने बोला कि VBT तक हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है। तो अगर तुमने VBT तक पढ़ लिया मतलब तुमने मोर देन 70% चैप्टर पढ़ लिया है, तो तुम ये गलती कर रहे हो। बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बेटा? 5। फिर 5 बोल लो। जब लिगेंड बेटा 6 है, 5 ये और 1 ये 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5 कैसे हो जाएगा? 6। मेरी बात सुनो, जितने लिगेंड होंगे उतने तो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? जब लिगेंड तुम्हारे पास 5 और एक 6 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो 6 होगा। यस सर। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो भाई तुम लोग? मेरी बात सुनो, इधर देखो। इस स्क्वायर ब्रैकेट तुम्हें दिख गया कहाँ? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये जो तुम्हारा है मेटल, इसे छोड़ के जो भी प्रेजेंट होगा वो लिगेंड ही होगा, ठीक है। और जितने लिगेंड उतने कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? यस सर। अब मुझे बताओ, क्या ये रिएक्शन करेगा BaCl2 के साथ? करेगा। करेगा। और जब करेगा तो ये क्या बना देगा? BaSO4 SO4। का वाइट PPT। अब ये वाला पॉइंट बताओ, 7th वाला, हेट्रोलेप्टिक है कि होमोलेप्टिक? हेट्रोलैप्टिक। देखो, जिन बच्चों को नहीं पता हम बता देते हैं यार। हेट्रोलेप्टिक और होमोलेप्टिक में डिफरेंस क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम टाइप के लिगेंड होते हैं, जैसे अभी उन्होंने लिखा था K for FeCN6, जैसे लिखा था FeCN6, तो 6 के 6 लिगेंड क्या थे? CN ही थे। और इसमें क्या है? 5 लिगेंड NH3 है, एक लिगेंड कौन सा? क्लोरीन है। तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड है। तो अगर मॉलिक्यूल के अंदर, कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो गए हैं तो क्या बोलते हैं? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। और अगर सेम टाइप के लिगेंड होते तो क्या बोलते हैं? होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। बताओ क्लियर है इतना? यस सर। फिर से सुनो एक बार मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के लिगेंड है, जैसे यहाँ पे NH3 है और एक Cl है, तो अलग अलग टाइप के लिगेंड हो गए, तो इसे बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। और अगर सेम टाइप के लिगेंड होते हैं, जैसे K for FeCN6, CN कितने? 6, मतलब एक ही टाइप के सारे लिगेंड है, 6 के 6, उसे बोलते हैं होमोलेप्टिक। तो क्योंकि यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक है, डिफरेंट टाइप के, तो क्या बोलेंगे? ये कैसा हो गया? यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। यार मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। नोट करो जल्दी से। हो गया सर। कर लिया। कर लिया? यस सर। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. अगर कहीं पे समझ में ना आए किसी को, बेझिझक आप पूछ लेना, ठीक है। कोई भी छोटा सा भी डाउट होगा तो बिंदास आप पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, इतना अगर आपका हो गया तो आप हेडिंग डालो सेंट्रल मेटल, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है सेंट्रल। हम जरा ये देख लें सेंट्रल मेटल क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज सेंट्रल मेटल। हमें ये देखना है कि भैया सेंट्रल मेटल जो है वो क्या होगा, ठीक है। सेंट्रल मेटल क्या होगा? लिखे बेटा? यस सर। यस यस सर। सर। तो साथ में लिख लो, फटाफट टाइम बचाओ, लिखो स्पीसीज विद एक्सेप्ट लोन पेयर, ठीक है। लिखो स्पीसीज विद एक्सेप्ट लोन पेयर। एलपी मतलब लोन पेयर
फ्रॉम लिगेंड, फ्रॉम लिगेंड for the formation of for the formation of coordinate bond, coordinate bond is called या is called, जो तुम्हें सही लगे है ना, is called central metal, central metal। आज तुम लोगों की स्कूल में छुट्टी रही होगी, यस सर। ठीक है, तो जिस दिन छुट्टी रहा करे बेटा उस दिन खूब अच्छे से पढ़ाई किया करो। ये नहीं छुट्टी है तो आज घूम रहे ज्यादा, नहीं, जिस दिन छुट्टी उस दिन का यूटिलाइज करो, सो दैट उस दिन तुम ज्यादा पढ़ पाओ, ठीक है। यस सर। यस सर। दे एक्ट एज किसकी तरह एक्ट करेंगे बताना, दे एक्ट एज लुईस एसिड, लुईस एसिड। क्योंकि बेटा लुईस एसिड क्या होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, यस सर। ठीक है। हाँ, लुईस एसिड ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। स्पीसीज विद एक्सेप्ट लोन पे विच सॉरी विद नहीं विद सॉरी विच नहीं विद स्पीसीज विद एक्सेप्ट लोन पेयर फ्रॉम ligand for the formation of coordinate bond is called central metal, they act as Lewis acid during the complex formation। देखो बेटा एक बात समझ लो, देखो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं मेटल या फिर सेंट्रल मेटल और इधर हम लिखते हैं लिगेंड, मेटल और लिगेंड, तो देखो मेटल कैसे होने चाहिए बेटा, लुईस एसिड। देखो हम बताते हैं। अगर यार ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बताओ। यस सर। यस तो सर। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और बेटा जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं जनरली वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, यस सर। यस सर। तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये एक्ट करते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। तो ये तुम्हारे लुईस एसिड भी होते हैं। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो, इसके लिए मेटल के लिए। अब जरा लिगेंड पे आ जाओ बेटा। लिगेंड क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो डोनेट तो तब करेंगे जब इनके पास इलेक्ट्रॉन हो, मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो। यस सर। तो लिगेंड क्या होंगे बेटा, लिगेंड तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, हाँ लिगेंड तुम्हारे कैसे होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, एक तो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, यस सर। ये न्यूक्लियोफाइल होने चाहिए। तीसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, लुईस बेस। ये लुईस बेस होते हैं जनरली। अच्छा एक बात और, मेटल हो कौन सकता है, तो मेटल ध्यान रखना, कोई भी एटम मेटल हो सकता है, कोई भी, या फिर या लिख दो यार, आयन हो सकता है, या फिर कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, या एटम और आयन ही लिख लो यार, लिख लो यार, क्या हो गया, एटम आयन लिख लो या फिर मॉलिक्यूल। ऐसे लिगेंड कौन कौन हो सकता है ध्यान रखना, तो ये भी कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, और कोई सा भी मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। जल्दी से बेटा साफ साफ इतना नोट कर लो, हमें कॉल जब तक कर लेते हैं, ठीक है। पापा का कॉल आ रहा है, आज कॉल क्यों इतने आ रहे हैं यार, जल्दी से बेटा नोट करो आप लोग फटाफट। यस। हो गया सर।
अविनाश बेटा फिर आप बाद में देख लेना अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। तो भैया बताओ, पहले इतनी बात क्लियर हुई कि मेटल क्या होंगे और लिगेंड क्या होंगे, अगर इतना क्लियर हो तो बताओ आगे चले। यस Yes, सर। sir. अब जरा एक क्वेश्चन कर लो बढ़िया सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है विच, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज लीगेंड। कह रहा इनमें से कौन से ऐसे हैं जो लीगेंड की तरह एक्ट नहीं करते, आपको ये बताना है, ठीक है। कुछ कंपाउंड लिखना है आपके सामने, बताओ। ए क्या कह रहा है, कह रहा CH3NH2 मेथेनामाइन इसका नाम है, पता ही होगा तुम लोगों को, है ना। मेथेन से अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, इसके बाद लोन पेयर हो गया, नहीं है तभी तुम्हें पता ही है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना तो एक लोन पेयर हो गई। दूसरा क्या कह रहा MEO, एमी क्या होता है बेटा, एमी क्या होता है, आप सुन गया, सब शांत हो गए एकदम से, जल्दी बताओ एमी क्या होता है। दीपिका बताओ एमी क्या होता है बेटा। नहीं है सर याद हो। राधिका, केतन तुम बताओ बेटा। देखो एमी मतलब मिथाइल ग्रुप, यार कैसी बेइज्जती करा रहे हो मेरी तुम लोग। एमी का मतलब मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, ऐसे ET कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, एथाइल। सर मेरे को सुनाई दिया अमाइन। एमाइन नहीं, CH3, और ET का मतलब C2H5, ये इन्हें बोलते हैं एमी और ET, समझे। चलो क्वेश्चन का आंसर करो फटाफट और हमें चैट मत करा करो। हाँ भैया अविनाश, आप रिकॉर्डेड वाले देख लेना, अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है। आप रिकॉर्डेड वाला जो है उसे देख लेना, कोई इशू नहीं। भाई इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर कर दो फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज लिगेंड। लिगेंड क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले लिगेंड की थोड़ी बातें जान लो भैया। जो इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच वो होंगे जिन पे इलेक्ट्रॉन दिखे तुम्हें कि हाँ भैया इनके पास इलेक्ट्रॉन है। दूसरी बात न्यूक्लियोफाइल और लुईस बेस, और लुईस बेस एक ही बात हो गई। और क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है, बताओ ये। तो इसमें से क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एक्ट एज लिगेंड, जो लिगेंड का काम नहीं करेंगे, कौन सा बेटा। CH2 सबने आंसर नहीं दिया यार, सब लोग बताओ क्या बता रहे हो बेटा। ऑप्शन बी। ऑप्शन डी या बी। बी फॉर बॉल। बी फॉर बॉल, बेटा बी कैसे होगा यार, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और जो लोन पेयर है तो उस पे इलेक्ट्रॉन है। अरे सब गलत सलत आंसर दे रहे हैं, तुम पिट जाओ हमसे, गुस्सा दिला रहा हूं। सी ऑप्शन। यार एक बात बताओ, जब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा ही है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, और तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो होंगे तुम्हारे। तुमसे पूछा कौन से नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। NH4 पॉजिटिव, यार इसमें पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कैसे हो जाएगा, ये लिगेंड होगा। हम तुम्हें क्या पता है, NH4 पॉजिटिव तुम्हारा ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लिखो यहाँ पे, ये क्या है, ना तो लिगेंड है, या फिर लिख दो ना तो इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है, ना तो इलेक्ट्रोफाइल, ना तो इलेक्ट्रोफाइल ना न्यूक्लियोफाइल। यार ऐसा क्यों, ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना न्यूक्लियोफाइल, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए बिकॉज भैया नाइट्रोजन, जरा ध्यान सुनो मेरी बात, तुमने कहा कि ये बना कैसे, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे कहाँ, उसने क्या करा, प्रोटॉन पे अटैक कर दिया, ठीक है। तो इधर आ जाओ, अब जब प्रोटॉन से अटैक करेगा तो एक ही इलेक्ट्रॉन का तो यूज करेगा, तो नाइट्रोजन अगर 4 बॉन्ड से जुड़ा है तब भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो बची गया, एक्स्ट्रा बचा कि नहीं बचा। यस सर। यस 5 सर। इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोशन में, एक इलेक्ट्रॉन बचा, हमने एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, तो पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, बस इसकी एक बैलेंसी को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना कम है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल तो ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियोफाइल ये इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता तभी तो ये डोनेट कर पाता, एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी डोनेट करेगा, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल भी नहीं है। तो ध्यान रखना,
ये तुम्हारा ना तो इलेक्ट्रोफाइल है ना ही न्यूक्लियोफाइल है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। और उसके बाद CH4, यार कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना रहा है, उसके पास ना तो इलेक्ट्रॉन की कमी ना इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ऑक्टेट से ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन तो बोलते हैं हाँ भाई इलेक्ट्रॉन रिच है, और कम होते तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा। इसका मतलब C and E इज द राइट ऑप्शन। क्लियर हुई बात? Yes, sir. यस सर। तुमसे पूछा था कौन से नहीं होंगे, क्वेश्चन को कायदे से पढ़ा करो। तो जिन पे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं वो तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है यार, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच है ही। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी भी नहीं है और इलेक्ट्रॉन ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसके लिए लिख दिए ये ना तो इलेक्ट्रोफाइल ना तो न्यूक्लियोफाइल। लिख लेना तुम लोग भी जैसे हमने लिखा वैसे ही, ठीक है। सर लिख लिया। और CH4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यार देखो इसका भी देख लो, कार्बन के पास आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ अब हाइड्रोजन के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर शेल में, ठीक है। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ले, 2 कर ले, ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। तो सारे हाइड्रोजन ने एक एक क्या करा, इलेक्ट्रॉन कार्बन का ले लिया। कार्बन के पास 4 है, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? 4। 4 और चाहिए, 4 मोर ऐसे बोल सकते हैं। तो एक ये उठा ले, ये उठा ले, ये उठा ले और इसका उठा ले। तो देखो कितने हो गए, 2 तो 4 4 6 8। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा उसका ऑक्टेट कंप्लीट, उससे बात ना करो, स्टेबल आदमी है, ठीक है, उससे पंगा ना लो। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यहाँ पे हमने सेंट्रल मेटल पढ़ लिया क्या होता है, हमने मेटल क्या क्या हो सकते हैं, मेटल की क्या स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ ली, लिगेंड की क्या स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ ली। अब आप हेडिंग डालोगे लिगेंड्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू रीड लिगेंड, तो हेडिंग डालो लिगेंड्स, ठीक है। अब यार जो लिगेंड्स हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, कब होंगे, उन सबको जरा हम एक बार डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो आप लिखो क्या होंगे लिगेंड, तुम्हें बता दो लिगेंड किन्हें बोलेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लोग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें आप लिख लो थोड़ी सी थ्योरी, एक लाइन देखो, स्पीसीज व्हिच डोनेट LP मतलब लोन पेयर, which donate lone pair to central metal for complex formation, for complex formation, for complex formation are called ligand, ठीक है। आगे एक और बात लिख लो, देखो ligands act as base in complex formation reaction, ठीक है। Species which donate lone pair to central metal for complex formation are called ligand. Ligands act as base in complex formation reaction, ठीक है। और यहां पे लिख लो, देखो एटम which donate lone pair is called donor atom, समझे। Species which donate lone pair to the central metal atom for complex formation are called ligand. Ligands act as base in complex formation reaction, and atom which donate lone pair उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? डोनर एटम बोलते हैं। इतना नोट कर लिया सबने बेटा? यस सर। यस सर। बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आप हेडिंग क्या डालोगे? क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, जो हम लोगों ने अपने मेन पेज पे फर्स्ट पेज पे हेडिंग डाली थी, कहां गया देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड्स का क्लासिफिकेशन आज ही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो ये नोट कर लेते सबने बेटा? यस सर। ठीक है, तो ठीक है, तो आप हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। आज हम लोग, हाँ ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ठीक है। तो पहला क्या लिखोगे आप? पहला
इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग पड़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज में आप ए हेडिंग क्या डालोगे? आप ए हेडिंग डालोगे न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड क्या होंगे बेटा? ऐसे लिगेंड जिन पे कोई चार्ज नहीं है बट उसके बाद भी वो लिगेंड है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड। फर्स्ट हेडिंग डालो आप न्यूट्रल लिगेंड, फिर कैटायनिक लिगेंड और फिर एनायनिक लिगेंड, ठीक है। यार देखो इससे तुम्हें क्या पता चला? इससे तुम्हें ये पता चला जितना पास एक तरफ लिखा हुआ है NH3, एक तरफ लिखा हुआ Cn निगेटिव, तो तुमने देखा निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, निगेटिव का मतलब क्या होता है? चार्ज, और चार्ज कौन सा? निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो तुमने कहा यार इस पे इलेक्ट्रॉन है मतलब ये लिगेंड होगा, ये लिगेंड नहीं होगा, तो ऐसा कुछ भी है नहीं। ही NH3 पे कोई चार्ज नहीं, उसके पास इलेक्ट्रॉन तो है ही बेटा, इलेक्ट्रॉन पेयर है कि नहीं है? है यस सर। सर। तो Cn ये अपना चार्ज डोनेट करेगा, ये अपना माइनस इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो दोनों लिगेंड है। तो मतलब तुम चार्ज के बेसिस पे नहीं बोल सकते कि कौन सा लिगेंड होगा कौन सा लिगेंड नहीं होगा। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। Yes, sir. तो हम तुम्हारे सामने कुछ न्यूट्रल लिगेंड जो है वो लिखना है, ठीक है। जैसे पहला न्यूट्रल लिगेंड कौन सा होता है बेटा? NH, NH3। ठीक है। दूसरा कौन सा न्यूट्रल लिगेंड होता है? H2O भी आपका न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है। H2O पे भी किसी टाइप का बेटा चार्ज नहीं होता है, ध्यान रखना। H2O भी आपका न्यूट्रल लिगेंड में आता है, ठीक है। उसके बाद हम लिख रहे हैं अभी जो लिखा था MEOM यानी कि CH3OCH3, मेथॉक्सी मिथेन इसका नाम होगा, ठीक है। ऐसे पेरिडीन, पेरिडीन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PY। तो यानी कि अगर किसी मेटल के साथ PY लिखा आ जाए तो तुम क्या समझ जाओ क्या है वो? पेरिडीन है, ठीक है। इस कंपाउंड का नाम होता है पेरिडीन, चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। ऐसे बेटा जैसे पेरिडीन होता है ऐसे तुम्हारा बाई पेरिडीन भी होता है, ठीक है। पेरिडीन जैसे होता है ऐसे ही आपका क्या होता है? बाई पेरिडीन। सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे बॉन्ड होता है, फिर ये जो है ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये पेरिडीन और ये क्या होता है? बाई पेरिडीन। तो बाई पेरिडीन को हम लोग क्या लिखते हैं? BPY लिखते हैं, इसके लिखते हैं BPY। तो ये इनके सिंबल्स हैं और बेटा तुम्हें सिंबल्स ही याद करने, ध्यान रखना। अगर तुमने इनके सिंबल्स नहीं याद करे तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि मेटल से कौन सा लिगेंड लगा है। फॉर एग्जांपल BPY लिख दो, हम समझाते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लगा हुआ है कोई मेटल है, कोई भी मेटल मान लो Cu दे रखा है, Cu, और ऐसे लिखा हुआ है Cu ब्रैकेट में लिखा है BPY, कितने लगे हुए हैं? मान लो 4 लगे हुए हैं, ठीक है। और ऐसे लिखा हुआ इधर SO4। अब ये आ गया। अब अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि BPY क्या है, अब इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाया थोड़े ना जाएगा, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कौन सा लिगेंड लगा है। इसलिए बेटा इनके जो सिंबल्स हम लिखवा रहे हैं वो तुम्हें याद करने एट एनी हाउ। कर लोगे? यस सर। यस सर। यस सर। इसके बाद तुम क्या लिखो? लिखो कार्बोनिल, C ट्रिपल बॉन्ड O पे पॉजिटिव, C पे निगेटिव। तो ये भी न्यूट्रल लिगेंड में आता है क्योंकि एक पॉजिटिव एक पे निगेटिव, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है? ये भी तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड है। और ध्यान रखना जो तुम्हारा कार्बन है वही सिर्फ क्या करता है? डोनेट करता है। कार्बोनिल में जो कार्बन है वही अपना निगेटिव चार्ज क्या करता है? डोनेट करता है। यानी कि इसमें कार्बन जो है वो क्या है? डोनर एटम है, ठीक है। अलग कलर से लिख देते हैं। ऑक्सीजन इसमें डोनर एटम नहीं होता है, इसमें कार्बन जो है वो डोनर, डोनर लिखते हैं, डोनर एटम होता है। समझ में आया क्या कह रहे हैं बात? यस सर। ऐसे ही जैसे इसका नाम सुना कभी? PH3 का। PH3 क्या होता है बेटा बताओ? PH3 होता है फॉस्फीन, ठीक है। लेकिन हम तुमसे कह रहे हैं PH3 नहीं, हम तुमसे कह रहे हैं कि अगर हम कहीं पे लिख दें P और 3 H को हटा के 3 PH लगा दें। PH क्या होता है बेटा? फिनाइल रिंग, ठीक है। एक PH, 2 PH और 3 PH। देखो यहाँ पे लिख लो साइड में बेटा, PH का मतलब फिनाइल रिंग, मतलब ये बेंजीन। बेंजीन को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल यानी कि PH, ठीक है। यस। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाइल, ठीक है। तो ये लिख लो। और ये लोन पेयर है, इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। इसका नाम क्या होता है बेटा? ट्राइफिनाइल, क्योंकि 3 फिनाइल ग्रुप लगे, 1 पीएच 2 पीएच 3 पीएच, जैसे बोलते हैं ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। लिखो बेटा जल्दी कितना। हेलो।
इसका नाम लिख लो ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है। अच्छा एक और लिख लो बेटा, देखो अगर तुमसे बोले कि यहाँ पे लिखा हुआ है CH2, ठीक है, CH2, एक और यहाँ पे CH2, ठीक है बेटा, और इससे जुड़ा हुआ है NH2, इससे भी जुड़ा हुआ है NH2, तो इसका नाम क्या होगा बता सकता है कोई? इसका नाम क्या बेटा, मैम ने लिखवाया होगा, बताओ। इसका नाम है एथाइलिन डायमाइन, एथाइलिन डायमाइन, ठीक है। तो जो तुम्हारा एथाइलिन डायमाइन है उसे शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं, क्या बोलते हैं? EN का मतलब एथाइलिन डायमाइन। याद रखना सिंबल, अगर तुमने सिंबल नहीं याद रखे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही मान लो अगर तुमसे बोले कि CH3, CH और CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या बेटा NH2, और यहाँ पे क्या है NH2 है। हम पूछे इसका क्या नाम है, बता सकते हो इसका नाम क्या है? बताओ। इसका नाम ब्यूटाइलिन डायमाइन, 4 कार्बन है, तो क्या बोलेंगे? ब्यूटाइलिन, आगे डायमाइन, ठीक है। और इसे शॉर्ट फॉर्म में BN लिखते हैं, जैसे उसे EN लिखते हैं, क्या लिखते हैं? BN। तो अगर कहीं पे BN लिख के आएगा समझ जाओगे क्या लिखा हुआ है? यस सर। ठीक है। ऐसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है बेटा CH3 और लिखा हुआ है CH और लिखा हुआ है CH2, तो यहाँ पे अगर NH2 लगा हुआ है और यहाँ पे अगर NH2 लगा हुआ है, इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे प्रोपाइलिन डायमाइन। इसे क्या बोलेंगे? प्रोपाइलिन डायमाइन, ठीक है। इसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में PN, NH2 और एक यहाँ पे NH2, इसे क्या बोलेंगे? प्रोपाइलिन डायमाइन, ठीक। और शॉर्ट फॉर्म में आप इसे क्या लिखोगे? PN लिखोगे। तो ये कैसे लिगेंड है? ये तुम्हारे न्यूट्रल लिगेंड है, इनमें किसी भी टाइप का चार्ज नहीं है यार, समझ गए बेटा? यस सर। ठीक है, साफ साफ लिखो फटाफट जल्दी से। ये आपके ऐसे एलिमेंट हैं जिन पे किसी ऐसे लिगेंड हैं जिन पे किसी भी टाइप का चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता है। मुझे ईमानदारी से बताओ, कल हम लोगों का जो चैप्टर फिनिश हुआ है, तुम लोगों ने उस क्वेश्चन को दोबारा देखा था बेटा? क्वेश्चन देखे थे। उन क्वेश्चंस को एक बार फिर से देखना और अपने आप एक बार ट्राई करना, जितने क्वेश्चन तुम लगा सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा, उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। यस सर। नोट करो जल्दी से बेटा। चलो भाई, सबने नोट कर लिया? यस सर। एक बार कंफर्मेशन दो। तो यार आज की क्लास बेटा यहीं पे रोकेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से निकलना भी है दिल्ली के लिए। तो इतना तुम लोग नोट करो और इसके बाद हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है। ओके सर। और अच्छे से पढ़ लेना बेटा। मैम आ गई क्या? 29 फेलोज आए हैं क्या? अभी नहीं आए। दीपिका मैम आपको बना दे बेटा। यस सर। ध्यान से जो भी टीचर है उसे बना देना, ठीक है बेटा। ओके सर। चलो अच्छा, गुड नाइट बेटा, मिलते हैं तुम लोगों से कल, ठीक है। बाय बाय। बाय बाय सर।